हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आपको बता दें बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तत्वों के वर्गीकरण का महत्व लिखा हुआ है। वर्गीकरण का तात्पर्य है जो तत्व रासायनिक गुणधर्मों में समान हो उन्हें एक ही समूह में रखा जाए। अब तक 117 तत्वों की खोज हो चुकी है। इनमें से लगभग 92 तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में पाए। बच्चों आपको बता दें, यहाँ पर 117 तत्व ये पुराना दिया गया है, अब तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे डोबे-राइनर के त्रिक सिद्धांत से। कहाँ से? डोबे-राइनर के त्रिक सिद्धांत से हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत होता क्या है। बच्चों जैसे 3 तत्व हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 3 तत्व हैं, इनका परमाणु भार 7, इनका परमाणु भार 23, इसका परमाणु भार 39। तो डोबे-राइनर ने ये बताया कि पहले और तीसरे, मैंने देखो पहला और तीसरा मिलाया है ना, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। बच्चों आप देखिए लिथियम कितना है 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। अगर हम 7 में 39 जोड़ेंगे, 46 में 2 का भाग करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, जो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। समझ में आया होगा कि जब समान गुण वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो बीच के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के समांतर माध्य के बराबर होता है। बच्चों इसमें इस तरीके का नियम दिया गया है, और मैंने अभी अपने शब्दों में अपनी भाषा में किताबी की ज्ञान न बताते हुए मैंने अपने भाषा में बताया आपको कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का एवरेज माने बटे, जैसे 2 तत्व है तो बटे 2 दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इसे हम डोबे-राइनर के त्रिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। हालांकि बच्चों इनका त्रिक सिद्धांत बहुत दूर तक नहीं लागू हो सका। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सभी त्रिक सिद्धांत बहुत दूर तक नहीं लागू हो सके, अर्थात ये सफल नहीं हो पाए। तब आपके आए ड्यूमा ने अपनी सजातीय श्रेणी दी। ड्यूमा का सिद्धांत भी बच्चों फेल हो गया। फिर इसके बाद में आपके आ गए न्यूलैंड। कौन आ गए? न्यूलैंड। इसके बाद बच्चों कौन आ गए? न्यूलैंड आ गए। अगर हम न्यूलैंड की बात करें बच्चों, तो न्यूलैंड का सिद्धांत ये होता है, इन्होंने बताया जिस संगीत में कितने स्वर होते हैं बच्चों? संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा होता है ना बच्चों। और सा फिर से 8वें शब्द के साथ समानता प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार न्यूलैंड ने बताया कि जो पहला स्वर होता है, पहला तत्व होता है, वो 8वें तत्व के साथ में गुणों में बराबर की समानता प्रदर्शित करता है, जिसे हम न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम आपको समझ में आया होगा कि जिस तरह के संगीत में पहला स्वर 8वें स्वर के 7वें गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा, ठीक उसी प्रकार आवर्त में पहला तत्व 8वें तत्व के 7वें गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा, जिसे न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। बाद में बच्चों क्या आया? मेंडलीफ आपके आ गए। मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया, और मेंडलीफ ने मालूम है क्या बताया बच्चों? मेंडलीफ ने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके बच्चों? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं बच्चों? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जिसे मेंडलीफ के आवर्त नियम के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मेंडलीफ का आवर्त नियम बहुत बार। तो मेंडलीफ ने क्या बताया? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने अपना मूल आवर्त नियम 1831 में दिया था। 1871 में, 31 नहीं बच्चों, 1800 किसमें बच्चों दिया था? 1871 में दिया था। 1871 में अपना नियम दिया था। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम 1871 में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अब मेंडलीफ ने क्या बताया? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बेटा 7 क्षैतिज खाने थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने थे, जिन्हें आवर्त नाम दिया गया, जिन्हें आवर्त बोला गया। क्या कहा गया बच्चों? जिन्हें आवर्त कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? आवर्त, जिन्हें आवर्त कहा गया।
और 8 ऊर्ध्वाधर खाने थे जिन्हें बच्चों वर्ग या समूह के नाम से जानते हैं, जिन्हें वर्ग या समूह के नाम से जानते हैं, जिन्हें वर्ग या समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या हुआ, इन्होंने मेंडलीव ने अपनी आवास सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए। ये इनकी विशेषता थी, इनको जो तत्व के बारे में ज्ञान नहीं था उसको इन्होंने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो वो नया तत्व खोज करने के लिए वैज्ञानिक की प्रेरणा का आधार बन गया। अगर बच्चा ये अगर नया अपना रिक्त स्थान न छोड़ते तो मालूम क्या होता, पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर कौन सा तत्व है कौन सा नहीं है। जब रिक्त स्थान छोड़ा तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा है तो पक्का यहाँ पर कोई ना कोई तत्व होगा, तभी इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेंडलीव आवर्त सारणी की ये बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि इन्होंने अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ा जो नए तत्वों की खोज की प्रेरणा के आधार बने। लेकिन दोष क्या था बच्चों, इनकी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को 2 वर्गों में रखा गया, फर्स्ट एंड सेवेंथ। बच्चा कोई भी तत्व एक से अधिक वर्ग में नहीं आना चाहिए, कोई भी तत्व रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में रिपीटेड था, जो कि सबसे बड़ा दोष है। बच्चों दूसरा दोष है, इन्होंने समस्थानिकों को एक साथ रख दिया। समस्थानिक समझते होंगे 6C12, 6C13, 6C14। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इन्होंने समस्थानिकों को एक साथ रख दिया, जो कि सबसे बड़ा दोष है। दूसरा है असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। असमान गुण वाले तत्वों को कैसे रख दिया, एक साथ रख दिया, जिसके गुण भी नहीं मिलते थे उनको एक साथ रख दिया, जो कि सबसे बड़ा दोष है। जब बच्चों इसमें बराबर इसी तरीके के दोष आते रहे तो वैज्ञानिकों ने सोचा अब क्या किया जाए, कहीं पर अभी संशोधन नहीं हो पा रहा। तब संशोधित आवर्त सारणी तैयार हुई मेंडलीव की, जिसे हम आधुनिक आवर्त नियम के नाम से जानते हैं। और उसमें ये बताया गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के किसके बच्चों, तत्वों के कौन कौन से गुण बेटा, भौतिक और रासायनिक गुण। कौन कौन से गुण बेटा, भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए। ये आधुनिक आवर्त नियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में भी 7 36 खाने होते हैं बेटा, जिन्हें आवर्त बोला गया। यहाँ वर्गों को उपवर्गों में बांटा गया, जिससे कुल 18 नए वर्गों की रचना की गई। बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया, SPDF सुना होगा आप लोगों ने, 4 ब्लॉकों में बांटा गया SPDF। बच्चों यस ब्लॉक की अगर बात करें तो यस ब्लॉक में 2 वर्ग आए हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। कौन से, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। पी ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं बच्चा, थर्ड ए आता है, फोर्थ ए आता है, फिफ्थ ए आता है, फिफ्थ ए आता है, सिक्स ए आता है, सिक्स ए के बाद में कौन सा आता है, सेवेंथ ए आता है, और लास्ट में शून्य वर्ग आता है। अगर बच्चों हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, 3D, 4D, 5D, 6D। ठीक है, और प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने तत्व हैं, 10-10 तत्व हैं, 40 तत्व हैं डी ब्लॉक में। पी में 37, एस में 13, एफ में 28, टोटल 118। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 3D 10, इसमें फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी, एट्थ में 3 वर्ग रखे गए। ठीक है, यफ ब्लॉक की बात करें बच्चों तो यफ ब्लॉक को सबसे नीचे रखा गया है। 57 के बाद के 14 तत्व, 58 से 71 तक के तत्व लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व, 89 के बाद के 14 तत्व, 90 से 103 के तत्व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को रखा गया है। इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी की रचना हुई है बच्चों। इसी में आपको पढ़ना क्या है, इसी में आपको परमाणु त्रिज्या पढ़ना है, आयनन विभव पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन मंदता पढ़ना है, और ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है बच्चों। साथ में विकर्ण संबंध क्या होता है, प्रारूपिक तत्व क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन भी करना है बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं आपके सामने कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए आपके सामने एक नियम आया, यह आधुनिक आवर्त नियम है बच्चों। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं ना, ये सब विशेषताएं। ये आपकी आवर्त सारणी है, देख लीजिए, ये आपकी आवर्त सारणी है बच्चों ये आवर्त सारणी है, कुछ कट गई है ये आवर्त सारणी, है ना। ये आवर्त सारणी है, आपकी किताब में दी गई होगी, देख लीजिए, जो 4 ब्लॉकों में बांटा गया इसे। कुल 118 तत्व हैं इसमें। चलिए अब आपका इतना टॉपिक यहाँ तक हो गया। अब हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों विकर्ण संबंध के बारे में। विकर्ण संबंध क्या होता है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं।
विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध का सिस्टम क्या है? विकर्ण संबंध में ये बताया गया कि जो द्वितीय आवर्त होते हैं और तृतीय आवर्त के तत्व होते हैं वो विकर्ण संबंध, जैसे है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो यहाँ पर जो है लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्युमिनियम से, बोरान का सिलिकॉन से जो विकर्ण जैसा संबंध है, इसी संबंध को बच्चों विकर्ण संबंध कहते हैं। कोई पूछे प्रारूपिक तत्व किसे कहते हैं, तो बच्चों यहीं से समझ लो कि द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व, टाइपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। विकर्ण संबंध क्या है? द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के बीच जो विकर्ण जैसा संबंध बनता है उसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है। कोई पूछे आपसे परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, तो दो क्रमागत परमाणुओं के, जैसे ए और बी दो परमाणु हैं, दो क्रमागत परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती जाती है जबकि वर्ग में बढ़ती जाती है। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे आयनन विभव किसे कहते हैं, तो आपको बताना है किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं और इसमें उत्पन्न विभव को आयनन विभव कहते हैं। ठीक है। आवर्त में आयनन विभव बढ़ता जाता है जबकि वर्ग में घटता जाता है। ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? किसी उदासीन विलग गैसीय परमाणु के बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, जोड़ने पर जो भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जाती है जबकि वर्ग में घटती जाती है। कोई पूछे विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, तो आप बताना परमाणु द्वारा किसी सहसंयोजक यौगिक में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है जबकि वर्ग में बढ़ती जाती है। इस तरीके से। और एक चीज़ बता दें बच्चों, अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं जबकि धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, 10th क्लास में इतना पर्याप्त है। बाकी आप देख लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आवे बच्चों आप लोग बताइएगा जरूर। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपकी 5 बजे की क्लास जो है रोज़ आपकी इसी समय से चलेगी। आपका कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है। कल आपका 5वां, ये अभी 5वां चैप्टर हम लेकर सामने आ गए हैं। अब हम आपको 4था चैप्टर डिटेल से इसके बाद में बताएंगे। ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट चैप्टर था, चौथा थोड़ा बड़ा है, तो उसको डिटेल से 2 दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया करें वीडियो को। जो बच्चे लाइक नहीं करते वो लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें बच्चों को, दूर और भी साथियों को पहुंचाया करें ताकि क्लास में संख्या बढ़े। ठीक है बच्चों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें सभी बच्चे। धन्यवाद।